उसके लिए पापा के पास नहीं जाते। ऐसे ही होता है। क्रेडिट सेल, उधार की सेल नहीं दिखाओगे। चैप्टर का नाम है इनलैंड ब्रांच, जिसको ब्रांच अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है यहाँ पे कि मान लो रामलाल एक मिठाई की दुकान है। अब आस पास में तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, अच्छी मिठाई बनाता है, अच्छी क्वालिटी रखता है, लोग इनके नाम से ही मिठाइयां खरीदने आते हैं। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार, मतलब अगर हमारे आसपास में हम लोग फेमस है तो थोड़ा ब्रांच खोला जाए। वहां पे क्या है कि यहां से सामान बना के भेज देंगे या फिर वहीं पे बनवा लेंगे। जैसे आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा, हल्दीराम के कई ब्रांचेज हैं, मैकडी, डोमिनोज, सुना ना आपने? ऐसे यहां पे भी। तो रामलाल ने क्या किया, अपने ब्रांचेस खोले हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, मेरठ के अंदर, पटना के अंदर, इन जगहों पे अपने ब्रांचेस खोले। अब हर ब्रांच का प्रॉफिट अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। वजह, ताकि यह पता चल सके कि उस ब्रांच पे क्या हमने कमाया या क्या गंवाया। इसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। तो यहां पे हमने बताया भी है कि लोकल रिटेल शॉप्स विच आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफिस, मतलब अगर मान लो एक सेंटर है, जो अभी मैंने जस्ट बताया कि मान लो दिल्ली के अंदर रामलाल की स्वीट्स की शॉप है। अब वो मेन हेड ऑफिस है, एक तरीके से उसको हेड ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेड ऑफिस। बाकी पटना में, हरियाणा में, पंजाब में, मेरठ में, इन सब जगह पे इनके अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच। ना एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो बाटा एक्सक्लूसिव शोरूम्स है ना, बाटा के शोरूम्स देखिए आपने। रिलायंस फ्रेश आपके घर के पास भी हो सकता है, या हल्दीराम का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, या अग्रवाल स्वीट्स, जगह जगह मिल जाएगा आपको, इनके ब्रांचेस हैं। तो जो यहां पे बताया मैंने आपको, ये दिल्ली में ये हेड ऑफिस है और बाकी सबके सब क्या है? ब्रांच है। हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस इज अ प्लेस फ्रॉम विच द ब्रांच आर कंट्रोल्ड, यहां से ब्रांच को कंट्रोल किया जाता है, वो हेड ऑफिस है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़ौदा के अंदर जो है वो सिचुएटेड है। हेड ऑफिस इनका जो है अकापुरी करके एक जगह है वडोदरा में, वहां पे इनका मेन हेड ऑफिस है और इसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। और कंट्रोल कहां से होता है, सारी इंस्ट्रक्शन कहां से मिलती है? तो हेड ऑफिस से मिलती है सारी इंस्ट्रक्शन। चलो जी, अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी को। अकेडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड होता है अकेडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। बैच का नाम है टॉपर्स बैच। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप विजय 2022 VIJAY2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। 24 महीने की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 917 रुपए प्रति माह में मिलता है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। और हाँ, एक और बात, अभी एक स्पेशल ऑफर अनलॉक 20 चल रहा है। अगर आप आज सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो कूपन कोड VIJAY2022 का यूज करने पर आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो है ना मजेदार बात। यहाँ पे अगर ब्रांच की बात करें तो जैसे एक होता है होम ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच।
होम ब्रांच जिसको इनलैंड ब्रांच भी बोलते हैं, जो इंडिया के अंदर ब्रांचेस है, इनलैंड ब्रांच। फॉरेन ब्रांच आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी ब्रांचेस में दो होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच तो डायरेक्टली हेड ऑफिस से डिपेंड करता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि यही आपको पढ़ना है। डन। तो एक होता है इंडियन मतलब इनलैंड ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच के दो पार्ट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच मींस व्हाट? डिपेंडेंट ब्रांच मींस व्हाट? हाँ जी, हेड ऑफिस, है ना। तो हेड ऑफिस पूरा का पूरा कंट्रोल करता है डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर। नाउ यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी है कि फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच की अगर बात करें तो ब्रांचेस सेल गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। ओ मतलब हेड ऑफिस सामान भेजता है और ब्रांच बेचता है। यहां पे ये जो बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इनको स्किप मत करना। ये थ्योरी नहीं बता रहा मैं आपको, ये प्रैक्टिकल पार्ट है एक तरीके से। जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होंगे। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये दूसरी बात है। ओके अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका हेड ऑफिस कौन है? पिताजी। सारे खर्चे कौन बियर करते हैं आपके? पिताजी करते हैं, है ना। आना जाना हो सब कौन खर्च करता है? पिताजी करते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कहने का मतलब ये है कि ब्रांच के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे जितने भी एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट है, साफ सफाई का खर्चा है, रख रखाव का खर्चा है, ये सारे खर्चे कौन बियर करेगा? हेड ऑफिस बियर करेगा। कौन बियर करेगा? हेड ऑफिस बियर करेगा। फॉर इंसिडेंशियल एक्सपेंस, अब ये इंसिडेंशियल एक्सपेंस क्या होता है जी? तो इंसिडेंशियल एक्सपेंस, ब्रांच मैनेजर आर सप्लाइड विद पेटी कैश ऑन इम्प्रेस सिस्टम, ये सब यूज होंगे अभी आगे प्रैक्टिकल में। ओके, इंसिडेंशियल मतलब कभी कभी मान लो क्या होता है, अचानक ही हो जाए, पैसे देने पड़ जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि ब्रांच मैनेजर को हेड ऑफिस पैसे देता है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चे कर सकते हो, पैसे जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, पापा जी हेड ऑफिस है, अब मम्मी क्या करती है? मैनेजर है ना। पापा जी उनको पैसे देते हैं, सारा नहीं, जो मेन खर्चा है वो तो पापा कर देते हैं। छुटपुट खर्चे जैसे रोज मान लो कोई छोटे मोटे सामान लेके आने हैं तो उसके लिए मम्मी को कैश दे के रखते हैं। मम्मी क्या करती है? दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, बिस्किट है, वैसे तो बल्क में आता है लेकिन अचानक लाना पड़ जाए तो मम्मी पैसा देती है, उसके लिए पापा के पास नहीं जाते। ऐसे ही होता है, वही बात यहाँ पे भी है। नाउ ब्रांच एंड अमाउंट दैट इज ऑल कैश कलेक्शंस डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। ओके, मतलब जितना भी पैसा कलेक्ट करेंगे ब्रांच में वो सारा का सारा पैसा हेड ऑफिस को वापस भेज देते हैं। मतलब जितने भी रिलायंस फ्रेश है आप देखते हो शाम तक जितनी भी कलेक्शन होती है टोटल करके अगले दिन ये हेड ऑफिस को जमा करवा दिया जाता है, जितनी भी कैश कलेक्शन होती है। क्लियर है? तो ब्रांच सेंड्स अमाउंट दैट मीन्स ऑल कैश ट्रांजेक्शंस डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। समझ में आ रहा है? ये सब यूज होगा प्रैक्टिकल में, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। आगे सेल्स एट ब्रांच, अच्छा जो ब्रांच पे माल बिकेगा वो दो तरीके से हो सकता है, कैश पे हो सकता है और क्रेडिट पे हो सकता है। अच्छा, कैश और उधारी दोनों? हाँ, कैश पे भी हो सकता है और उधारी पे भी हो सकता है। अगला है रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ब्रांच। अब ब्रांच क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? कितना माल आया उसके लिए स्टॉक रजिस्टर, और कितना माल गया पता नहीं चलेगा। नहीं तो जितने भी रिलायंस फ्रेश के स्टोर हैं जब माल आता है तो उनकी रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, और माल जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, लेकिन जो माल आया वो टाइप करके लिखेंगे तो सही कितना माल आया है ना। हेलो, मान लो सपोज कोई एक शैम्पू है, पहले इनके पास 10 पीस पड़े थे और 20 और आ गए, तो 10 पहले से पड़ा था उसी ब्रांड का उसी साइज का, 20 और आ गया तो कब एड ऑन हो गया, है ना। तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कैश बुक मेंटेन करते हैं, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। पैटी कैश बुक बनाते हैं छुटपुट खर्चों के लिए, पैटी कैश बुक बनाते हैं। और बनाते हैं कस्टमर का लेजर। वैसे रिलायंस फ्रेश उधार नहीं देता, लेकिन जहां पे भी उधार पे माल होता है वो कस्टमर का लेजर बनाते हैं। वो तभी बनाते हैं जब उधारी हो, नहीं तो अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। डन। पहला क्या बनाते हैं? स्टॉक रजिस्टर। दूसरा क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। तीसरा क्या मेंटेन करते हैं?
पेटी कैश बुक, और चौथा क्या मेंटेन करते हैं, कस्टमर का लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड बाय हेड ऑफिस ओनली। कितना पैसा कमाया, कितना पैसा गंवाया, ये कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। डन। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ब्रांच क्या चीज होती है, हेड ऑफिस क्या होता है, ब्रांच कितने तरीके के होते हैं, और मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए। नाउ आगे बढ़ते हैं, मेथड्स की बात करें। ठीक है, अब ये बात पता चल गया कि ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो कौन कैलकुलेट करता है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का अकाउंटेंट कौन है, आप हो। आपको बता दिया जाएगा कि मेरा दिल्ली के अंदर ये ब्रांच है, पटना के अंदर ये ब्रांच है, इस ब्रांच में ये सेल हुई, ये परचेज हुई, मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो कि उस ब्रांच का मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना है। समझ गए, क्लियर है? तो इसके लिए क्या होता है, आप अकाउंटिंग जब करते हो तो अकाउंटिंग करने के मेथड्स हैं, 4 मेथड है। डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम एंड होलसेल ब्रांच सिस्टम। जनरली कई जगह पे ये बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जाता है। अभी हम वैसे सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो नीचे के 2 सिस्टम है ज्यादातर बीकॉम ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डील कर रहे हो या फिर आप किसी भी कोर्स पे एनरोल्ड हो, ये सारे टॉपिक पढ़ोगे तो फायदा आपका ही होना है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगर यहां पे जैसे पहला मेथड है स्टॉक डेटर सिस्टम, तो डेटर सिस्टम में जो हम लोग बुक्स मेंटेन करते हैं इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या बनाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, हेड ऑफिस क्या बनाता है, तो हेड ऑफिस बनाता है ब्रांच अकाउंट, पटना ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, हरियाणा ब्रांच अकाउंट, मेरठ ब्रांच अकाउंट। समझ गए? ब्रांच डेटर अकाउंट क्या लेन देन है उधारी का, ये बनाते हैं प्रॉफिट के लिए, ये बनाते हैं उधारी के ट्रांजैक्शन का पता लगाने के लिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाते हैं ये बात पता लगाने के लिए कि कितना माल आया और गया, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं स्टॉक को पता लगाने के लिए। ये 4 अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं ब्रांच अकाउंट, दूसरा बनाते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट, तीसरा बनाते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और चौथा बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नाउ इन द बुक ऑफ ब्रांच, ब्रांच क्या बनाएगा अभी पता है तो है पीछे। ब्रांच का काम सिर्फ ये है, वो प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकता। समझ गए? आपको सोचो ना कि अगर नौकरों को प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दे दें तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, अरे इतना पैसा कमाते हैं ये लोग। क्लियर है? तो इसलिए उनको दिया नहीं जाता, और पर्पस भी नहीं है उनका, उनका कोई काम भी नहीं है। समझ गए? ये पर्पस भी नहीं है। लाला जी कितना कमाते हैं, अगर ये नौकर से कैलकुलेट करें तो नौकर तो अगले दिन बोलेगा मेरी सैलरी डबल कर दो, आप इतना पैसा कमाते हो, है ना? तो ये इनके हाथ में नहीं दिया जाता। चले आगे। अब आपको क्या होता है, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपका काम क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब ये ब्रांच अकाउंट तभी बना पाओगे जब बाकी 3 नीचे के अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो ये चारों बहुत जरूरी है। चलो जरा एक एक करके देखते हैं। यहां पे एक फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है जैसे आप लेजर बनाते हो वैसे ही सेम फॉर्मेट है। ये पर्टिकुलर्स, इधर पर्टिकुलर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि जिस बच्चे ने तरीके से फॉर्मेट समझ लिया उसके लिए आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझना। देखो यहां पे ये जो हम बना रहे हैं ये है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में, किसकी बुक में, हेड ऑफिस की बुक में। कौन बना रहा है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है, आप हो, आप बना रहे हो। ठीक है, तो आप लिखोगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, क्या बना रहे हो, ब्रांच अकाउंट। तो यहां लिखेंगे पटना ब्रांच अकाउंट या हरियाणा ब्रांच अकाउंट, जो भी ब्रांच क्वेश्चन में गिवन होगा वो ब्रांच अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है इसके लिए अलग से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब नहीं बनाते। अच्छा ऐसा होता है, हाँ नहीं बनाते, इसके लिए कंबाइंड बनाते हैं सब कुछ, ये होता है ब्रांच अकाउंट। तो देखो यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस पीडी, क्या लिखा है जोर से बोलना, एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, किसका ओपनिंग बैलेंस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा इसके बाद यहां पे ये जो देख रहे हो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग यही दिखाते हैं, हाँ यही दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पे लेंगे सबसे पहले कैश, तो ओपनिंग यहां पे और क्लोजिंग
यहां पे कैश। इसी तरीके से यहां पे लेंगे बैंक का बैलेंस कितना है, ऐसे यहां पे देखेंगे कि बैंक का बैलेंस कितना है क्लोजिंग में। ऐसे यहां पे और एसेट में क्या क्या हो सकता है सोचो, ब्रांच है जैसे रिलायंस फ्रेश ही मान लो, उसके पास और क्या होगा, तो होगा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पे भी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। समझ गए? अच्छा, और रिलायंस फ्रेश के पास क्या हो सकता है, तो डेटर होंगे उधार, वैसे इनके पास नहीं होते लेकिन कहीं अगर माल इस तरीके से बेचते हैं तो उधार ही होती है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। समझ गए? इसी तरीके से और क्या होगा, तो फर्नीचर होगा, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। और क्या हो सकता है, कोई अदर एसेट्स है तो उसको लिख दो यहां पे और उसका टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऐसे यहां पे कोई अदर एसेट्स है तो उसको लिख दो, उसका टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए। एसेट का तो सर लायबिलिटीज भी तो होंगी, हाँ होंगी। अच्छा, ब्रांच के पास लायबिलिटीज कैसी हो सकती हैं, ब्रांच के पास लायबिलिटीज किस तरीके की होंगी, तो देखो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हम इधर लेंगे क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस बीडी में लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस देखो यहां पे नीचे, अभी लिखा नहीं है यहां पे, पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस ही लिखा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया एक तरीके से, और क्या हो सकता है ओपनिंग में, अदर कोई लायबिलिटीज हो गई, जो बंदे काम करते हैं उनका सैलरी उधार हो सकता है ना, कि सैलरी अभी नहीं दी, ये तभी हो सकता है। ये मतलब बेसिकली क्या है कि काम कोई कर रहा है, हमने उसकी सैलरी टाइम पे नहीं दी और इसका जो जितना भी टोटल अमाउंट आता है उसका आउटर कॉलम में ओपनिंग हो गया था, क्लोजिंग इधर दिखाएंगे। ये देखो टू बैलेंस सीडी लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कोई अदर लायबिलिटीज है इसका टोटल आउटर कॉलम में। तो ये क्लियर हो गया। ओपनिंग टू बैलेंस बीडी एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे, बाय बैलेंस सीडी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे, टू बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस यहां पे, टू बैलेंस सीडी लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अब ये सब लिख दिया, तो हमने कितना सामान ब्रांच को भेजा, पहले सारा माल हेड ऑफिस के पास रहेगा, हेड ऑफिस से माल किसके पास जाएगा, ब्रांच के पास जाएगा, तो कितने रुपए का माल भेजा, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच। यहां पे लिखा भी है गुड्स एंड, क्या लिखा हमने, गुड्स एंड। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जितने का माल भेजा वो यहां पे देख सकते हो, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट करके गुड्स रिटर्न, कई बार माल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं बिक रहा होता तो माल को वापस भेज दिया। तो अगर माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट करके गुड्स एंड आएगा, और ब्रांच ने माल जब वापस कर दिया तो लिखेंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट करके गुड्स रिटर्न। हो सकता है नहीं हो सकता? माल नहीं आया, अप टू मार्क नहीं था, या उस एरिया में माल नहीं बिक रहा, भाई एरिया वाइज एरिया डिपेंड करता है ना चीजें, कि कौन से एरिया में कौन सी चीजें बिकेंगी। आपको क्या लगता है कि जो आपके एरिया में रिलायंस फ्रेश है वो सेम टू सेम वही सामान बेचता है जो दूसरे एरिया में बेचता है? गलत। अलग अलग एरिया का अलग अलग हिसाब होता है कि वहां की लोकेलिटी कैसी है, वहां के लोग में जो पॉपुलेशन है वो कैसे हैं, यंग एज ज्यादा है, ओल्ड एज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, सामान उसी के हिसाब से रखा जाता है। फीमेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है, उनका इनकम कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। डन? चलो, इसके बाद बाय कैश या बैंक अकाउंट से अब ये क्या करेगा, सामान बेच दिया इसने एक तरीके से। ओके, तो जब सामान बेचा तो जो भी पैसा आएगा वो इसको रेमिट किया जाता है। वैसे यहां पे एक चीज और है, खर्चा आता है, बट अभी मैं ये बता रहा हूं। तो जैसे जितना भी कैश का आना जाना है वो यहाँ पे कैश या बैंक करके रेमिटेंस करके आता है, वो बताता हूं अभी मैं। टू बैंक या कैश अकाउंट करके जितना भी खर्चा है जो हेड ऑफिस ने पे किया, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, वो यहां आएगा। तो टू कैश या बैंक अकाउंट करके हेड ऑफिस पे करेगा। जितनी भी सेल हुई, ये सेल नहीं लिखते यहां पे, जितना भी डेटर से कलेक्शन हुआ वो नहीं लिखते, टोटल कैश कितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को जमा किया वो बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके लिखते हैं। इसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेमिटेंस बोलते हैं। कोई डाउट? जो बच जाएगा क्या लिखा है यहाँ पे, टू प्रॉफिट, देख रहे हो, ये बैलेंस शीट फिगर। क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, जो बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट। इजी? इजी है? कोई समस्या है, कोई डाउट? नो। इसका टोटल कैसे करोगे, तो यार बचपन से टोटल करते आए हो, इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना आसान है ये। दोबारा समझ लो,
टू बैलेंस बीडी एसेट का ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यहाँ लेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट से, सॉरी टू कैश और बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस, यहाँ लेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट से रेमिटेंस, और जो बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे, लॉस होगा तो यहाँ पे, वो मैंने आपको नहीं बताया, लॉस होगा तो देख लेना। क्लियर है? आगे बढ़े। अब कुछ छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी बातें गोल्डन वे है, ध्यान रखना। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस ने कुछ पे किया है तो शो इन डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, ये रहा, टू कैश या बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस लिखा है। yes, कौन पे कर रहा है? हेड ऑफिस। अच्छा, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, कभी कभी मान लो 2 लाख रुपए की कलेक्शन हुई, वहां पे 70,000 पे सैलरी दे दिया, तो हेड ऑफिस ने बोला कि बेटा ऐसा है, जो आज 2 लाख रुपए की कलेक्शन हुई है उसमें से सबकी सैलरी दे दो, वहीं से ऑर्डर आ गया तो 70,000 पे सबको बांट दिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते, इसको रेमिटेंस में से डिडक्ट कर देते हैं। मतलब 2 लाख की कलेक्शन हुई, 70,000 सैलरी बांट दिया, बचा कितना? 31, तो 31 ही हेड ऑफिस को जाएगा। समझे? तो अगर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है तो उसको शो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम रेमिटेंस। डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, क्यों? देखो, फर्नीचर 10,000 रुपए का, लास्ट में बचा 8,000 रुपए का, तो 2,000 तो ऑटोमेटिकली यहां जाने अनजाने में आ गया, 2,000 कम हो गया ना। तो मैं इसको अलग से लिखूं बाय डेप्रिसिएशन 2,000, तो बराबर नहीं हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बराबर हो गई। 10,000 इधर दिखाया, 8,000 प्लस 2,000 यहां दिखाया, तो डेप्रिसिएशन तो लिया ही नहीं। समझ गए? एक तरीके से नील इफेक्ट हो गया। तो इसलिए कभी भी ब्रांच अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। 10,000 आपने डेबिट में दिखाया, 8,000 क्रेडिट में दिखाया, तो 2,000 का साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस डेप्रिसिएशन का है, तो उससे प्रॉफिट कम आएगा। आया ना? ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन को कभी भी हम शो नहीं करते, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है। नाउ बैड डेट, कोई पैसा डूब गया, इसको भी शो नहीं करते ब्रांच अकाउंट में, क्यों? बताता हूं। मान लो स्टार्टिंग में डेटर था 1 लाख रुपए का, उधारी 10,000 पे डूब गया, तो हम बोलेंगे आप डेटर से कितने पैसे लेने? सिर्फ 90,000। तो यहां पे जब डेटर 90,000 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया 10,000, इसलिए आप इसको यहां पे नहीं दिखाओगे, तो डू नॉट शो इन ब्रांच अकाउंट। इसको ब्रांच डेटर अकाउंट में शो करते हैं। कहां शो करते हैं? ब्रांच डेटर अकाउंट में। छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं ये। ओके, नाउ कैश सेल, कैश पे जो सेल होगा उसको कहां दिखाओगे? इट इज अ पार्ट ऑफ रेमिटेंस, सो एड इट टू रेमिटेंस। कहां पे ऐड करोगे? रेमिटेंस में। क्रेडिट सेल, उधार की सेल नहीं दिखाओगे, कहां दिखाओगे? डेटर में, ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो शो इन ब्रांच डेटर अकाउंट, डू नॉट शो इन ब्रांच अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। नाउ ब्रांच के लिए जो रेमिटेंस है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो कैश सेल ले लो, कोई डेटर से कलेक्शन हुआ वो ले लो, कोई एसेट बेच दिया आपने, फर्नीचर बेच दिया, पुराना था बेच दिया, ऊपर हेड ऑफिस ने बोला बेच दो, बेच दिया, टोटल जो पैसा आया वो जोड़ेंगे, उसमें से कोई एक्सपेंस अगर ब्रांच ने खर्च किया है हटा के जो बचेगा वो रेमिटेंस को जाएगा। कहां जाएगा? रेमिटेंस में। कोई डाउट है? और इसके साथ साथ हम बनाते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ये फॉर्मेट है, दिखाता हूं मैं आपको एक एक करके। ये देखो, इसको मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, अब एक एक करके दिखाता हूं आपको कि कैसे होगा। जैसे यहां पे देखते हो ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है लेजर अकाउंट का। यहां पे आप देख सकते हो ब्रांच डेटर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ब्रांच डेटर अकाउंट। नाउ डेटर है, एसेट है, ये बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। डेटर है, ओपनिंग बैलेंस, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, समझ गए? और ये क्रेडिट, तो बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्टिंग में कितना डेटर था और एंड में कितना डेटर है ये लिख दिया हमने। इसको लिखने के बाद बाय ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट से कितना कलेक्शन हुआ डेटर से,
डेटर पैसे भी तो देगा, तो कितना कलेक्शन हुआ वो यहां लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू बीआर अकाउंट से बिल डिसऑनर्ड। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो डेटर बढ़ जाएगा। सर कैसे होगा? देखो, जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर होता है। डेटर ने अगर हमें बिल दे दिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं अच्छी तरीके से सिखाता हूं और सीखा भी होगा अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो, कि जब भी डेटर से बिल मिल गया तो डेटर कम हो जाता है और उसकी जगह बीआर बन जाता है, वो बीआर की कैटेगरी में चला जाता है। फिर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बीआर की कैटेगरी से हटकर वापस डेटर की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब ये आप डेटर, आपका जो डेटर है वो बढ़ जाएगा, तो बीआर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके आएगा यहां पे। नाउ बाय बैड डेट से अगर पैसा डूब गया, पहले मुझे लेने थे 1 लाख, 10,000 पे डूब गए, तो इसका मतलब है कम हो गया ना डेटर, अब 90 ही मिलेगा ना, तो बाय बैड डेट्स करके लिखेंगे यहां पे। नाउ कोई डिस्काउंट अलाउड है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, डेटर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। फिर सेल्स रिटर्न, हमने सामान बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। इसके बाद बीआर अकाउंट से बिल इशूड, हमने कोई बिल इशू किया तो डेटर कम हो जाएगा, तो जहां से भी जिन जिन आइटम से डेटर कम होगा वो क्रेडिट में, जिन आइटम से भी डेटर बढ़ेगा वो कहां लिखेंगे? डेबिट में। यहां पे मिसिंग फिगर में टू क्रेडिट सेल करके आता है, ये मिसिंग फिगर होता है, ज्यादातर आपको यही निकालना होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर ये आएगा जनरली, नहीं तो ये जो ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट से ये कितना पैसा मिला है वो तो आगे चल के ये निकालेंगे, बट अभी जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको उसमें हम ये निकालने वाले हैं। ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट से क्या निकलेगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्योंकि इसका यूज यहां होना है, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर में। क्लियर है? तो अभी जो हमने मेथड पढ़ा, इस मेथड का नाम था डेटर सिस्टम, और डेटर सिस्टम में आपने ब्रांच अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपने पढ़ा, सॉरी ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट पढ़ा। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये सिंपल है बिल्कुल, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहीं से सिखा दूंगा, इसके लिए सेपरेट आपको फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो ये जितने भी अकाउंट्स बताए हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा ब्रांच अकाउंट को 2 बार बना लेना, ब्रांच डेटर अकाउंट को 2 बार रिटर्न में बना लेना। ऐसा करोगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में घुस जाएंगे, और क्या लेना है और क्या नहीं लेना उसको याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा। बता तो दो कैसा लगा? इजी। और मजा आ गया? ओके, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।